नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक मामूली सा जुकाम अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो वो धीरे धीरे आपके फेफड़ों तक पहुंच सकता है और बन सकता है एक गंभीर बीमारी जिसे हम निमोनिया कहते हैं। हर साल लाखों लोगों को निमोनिया की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और अफसोस की बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग जान भी गंवा देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने शुरुआत में इसके लक्षणों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन घबराने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि निमोनिया क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है और सबसे ज़रूरी बात, इससे बचाव कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं ये ज़रूरी और जानकारीपूर्ण सफ़र सिर्फ आपके और आपके अपनों की सेहत के लिए। दोस्तों, निमोनिया एक गंभीर इन्फेक्शन है जो हमारे फेफड़ों यानी लंग्स को प्रभावित करता है। ये बीमारी तब होती है जब फेफड़ों के अंदर मौजूद सूक्ष्म वायु कोशिकाएं, जिन्हें एल्वेओलाई कहा जाता है, वह संक्रमित हो जाती है और उनमें मवाद या तरल पदार्थ भर जाता है। साधारण भाषा में समझे तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इन छोटी छोटी थैलियों यानी कि एल्वेओलाई के जरिए खून में जाती है। लेकिन जब इन थैलियों में इन्फेक्शन की वजह से पस या तरल भर जाता है तो फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता घट जाती है और मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। निमोनिया का कारण वायरस, बैक्टीरिया या फंगस हो सकता है और कई बार ये किसी पहले से चल रही सर्दी जुकाम या फ्लू जैसी बीमारी के बाद भी हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। निमोनिया एक हल्की बीमारी भी हो सकती है और एक जानलेवा स्थिति भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज़ की उम्र क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है और इलाज कितनी जल्दी शुरू किया गया। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निमोनिया दुनिया भर में बच्चों की मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में से एक है, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। लेकिन सही जानकारी, समय पर पहचान और सही इलाज से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या हर निमोनिया एक जैसा होता है? इसका जवाब है नहीं। निमोनिया के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि इन्फेक्शन कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किस तरह के मरीज को हुआ। पहला प्रकार है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ये सबसे आम प्रकार है जब कोई व्यक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे घर, स्कूल, ऑफिस या सार्वजनिक जगहों पर किसी संक्रमित व्यक्ति से इन्फेक्शन लेकर निमोनिया का शिकार हो जाता है तो उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड कहते हैं। दूसरा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। जब कोई व्यक्ति अस्पताल में इलाज के दौरान ही इन्फेक्शन की चपेट में आता है, यानी जो मरीज़ 48 घंटे या उससे ज़्यादा समय से अस्पताल में भर्ती है, तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है। ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी यानी रेजिस्टेंट होते हैं। तीसरा प्रकार है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये उन मरीजों को होता है जो ICU में वेंटिलेटर पर होते हैं, यानी जिनकी सांसें मशीन से चल रही होती है। लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और इसे हम VAP यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी कहते हैं। और चौथा है एस्पिरेशन निमोनिया। जब भोजन, पानी या उल्टी जैसा कुछ गलती से सांस की नली में चला जाता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन कर देता है तो उसे एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कमज़ोर है, बेहोश है या जिन्हें निगलने में दिक्कत होती है। हर प्रकार का निमोनिया अलग होता है और इसी के आधार पर इलाज भी अलग हो सकता है। इसीलिए सही समय पर डॉक्टर से जांच करवाना और सही प्रकार को पहचानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं निमोनिया के लक्षणों की, यानी वो संकेत जो आपके शरीर को दिखने लगते हैं जब फेफड़ों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ध्यान रहे, हर व्यक्ति में लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है, उम्र क्या है और मरीज़ की इम्यूनिटी कैसी है। पहला लक्षण है तेज़ बुखार। अचानक आने वाला तेज़ बुखार जो अक्सर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो सकता है। कई बार इसके साथ कंपन या ठंड लगना भी होती है। दूसरा है खांसी। सूखी भी हो सकती है और कई बार खांसी के साथ पीला या हरा बलगम भी आता है जो इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। तीसरा लक्षण है सांस लेने में कठिनाई। सांस लेते समय सीने में जकड़न महसूस होना या सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूलना, ये संकेत है कि फेफड़े पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे। चौथा लक्षण है सीने में दर्द होना। खांसते समय या गहरी सांस लेने पर सीने में चुभन या दर्द महसूस होना भी निमोनिया का लक्षण हो सकता है। और पांचवा है थकान और कमज़ोरी। शरीर में थकान, भूख न लगना और रोज़मर्रा के काम करने में कमज़ोरी महसूस होना। और कुछ मामलों में बुजुर्गों में भ्रम यानी कि कन्फ्यूज़न, नींद ज़्यादा आना या प्रतिक्रिया धीमी हो जाना भी एक चेतावनी संकेत हो सकता है। वहीं बच्चों में दूध पीने से मना करना,
तेज़ सांसें चलना या होंठ और उंगलियां नीली पड़ना, ये सब गंभीर संकेत होते हैं। अगर ये लक्षण 2-3 दिनों से ज़्यादा समय तक बने रहें या अगर सांस की समस्या बढ़ने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जल्दी पहचान और इलाज ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या निमोनिया सभी को एक जैसी गंभीरता से प्रभावित करता है? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें निमोनिया होने का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। इन लोगों को हाई रिस्क ग्रुप कहा जाता है और इनकी विशेष देखभाल जरूरी होती है। सबसे पहले आते हैं 5 साल से छोटे बच्चे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसीलिए इन्फेक्शन जल्दी फैलता है और तेज़ी से गंभीर हो सकता है। WHO के अनुसार निमोनिया 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। दूसरे हैं 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है। इसके अलावा कई बुजुर्गों को पहले से ही दूसरी बीमारियां होती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी, जो रिस्क को और बढ़ा देती है। तीसरे पे आते हैं वो लोग जो लोग पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, जैसे कि अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्योंकि इन बीमारियों में फेफड़ों की क्षमता पहले से ही कम होती है। और चौथे, इम्यूनिटी कमज़ोर करने वाली स्थिति वाले लोग, जैसे कि HIV, एड्स, कैंसर के मरीज़, कीमोथेरेपी लेने वाले या अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद की दवाएं लेने वाले, जिनकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने में असमर्थ होती है। और दोस्तों, पांचवें है धूम्रपान करने वाले यानी कि स्मोकर्स। धूम्रपान फेफड़ों की सुरक्षा प्रणाली यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस आसानी से अंदर घुस सकते हैं। अगर आप या आपके घर में कोई इनमें से किसी ग्रुप में आता है तो उसे जरा सी खांसी या बुखार को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लें और सतर्क रहें। दोस्तों, अब समझते हैं कि निमोनिया होता क्यों है, यानी इसके पीछे कारण क्या होते हैं। निमोनिया एक संक्रामक रोग है, यानी ये किसी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस की वजह से हो सकता है। हर मामले में कारण थोड़ा अलग हो सकता है, इसीलिए सही पहचान और जांच जरूरी है। सबसे पहला कारण है बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियल निमोनिया। सबसे आम कारण होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये सामान्यतः वयस्कों में निमोनिया की मुख्य वजह होता है। कभी कभी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जैसे बैक्टीरिया भी जिम्मेदार हो सकते हैं। दूसरा कारण है वायरस, यानी कि वायरल निमोनिया। बहुत से मामलों में निमोनिया का कारण वायरस होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि फ्लू, रेस्पिरेटरी सिंशिशियल वायरस यानी कि RSV और हाल ही में देखा गया SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 का वायरस। वायरस वाले निमोनिया बच्चों में और बुजुर्गों में ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा कारण है फंगस, यानी कि फंगल निमोनिया। यह अपेक्षाकृत कम देखा जाता है और आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, जैसे कि HIV, एड्स वाले मरीज़ या कीमोथेरेपी लेने वाले। फंगल निमोनिया के कारणों में शामिल है न्यूमोसिस्टिस, ज़ीरोवेसाई, हिस्टोप्लाज्मा और क्रिप्टोकोकस जैसी फफूंदे। और दोस्तों, चौथा कारण है एस्पिरेशन। जब खाना, उल्टी या लार जैसी कोई चीज़ गलती से सांस की नली में चली जाती है और फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा कर देती है तो उसे एस्पिरेशन निमोनिया कहा जाता है। यह अक्सर बुजुर्गों, बेहोश रोगियों या निगलने में तकलीफ वाले लोगों में देखा जाता है। हर एक कारण अलग इलाज की मांग करता है, इसीलिए डॉक्टर द्वारा सही जांच और निदान बहुत ज़रूरी है। बिना जांच के सिर्फ अंदाजे से दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी बात कि निमोनिया फैलता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि निमोनिया एक इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन का मतलब है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, खासकर अगर वह बैक्टीरियल या वायरल निमोनिया हो। सबसे आम तरीका है हवा के जरिए, यानी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या ज़ोर से बोलता है तो उसकी सांस के साथ सूक्ष्म बूंदें यानी कि ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है। इनमें वायरस या बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। अगर ये बूंदें किसी दूसरे व्यक्ति की नाक या मुंह तक पहुंच जाती है तो इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरा तरीका है छूने से, यानी कि सरफेस कांटेक्ट। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित सतह जैसे दरवाजे का हैंडल, मोबाइल, टेबल वगैरह को छूता है और फिर बिना हाथ धोए अपनी आंखें, नाक या मुंह छूता है तो इन्फेक्शन शरीर में प्रवेश कर सकता है। और तीसरा, कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में पहले से मौजूद वायरस या बैक्टीरिया सक्रिय हो सकते हैं। यानी कुछ मामलों में बीमारी बाहर से नहीं आती, बल्कि शरीर के अंदर पहले से मौजूद जीवाणु यानी बैक्टीरिया ही अनुकूल स्थिति पाकर सक्रिय हो जाते हैं और फेफड़ों में इन्फेक्शन फैला देते हैं।
दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि हर निमोनिया एक जैसा संक्रामक नहीं होता। उदाहरण के लिए फंगल या एस्पिरेशन निमोनिया आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता, लेकिन वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया खासकर फ्लू या कोविड-19 जैसे वायरस बहुत आसानी से फैल सकते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में किसी को निमोनिया हुआ हो तो उसे अलग कमरे में रखें, मास्क पहनाएं, उसके बर्तन और तौलिया अलग रखें और सबसे ज़रूरी बार बार हाथ धोते रहें। दोस्तों अब तक हमने जाना कि निमोनिया क्या होता है, किसे ज़्यादा होता है और कैसे फैलता है। लेकिन अब सबसे अहम बात, अगर किसी को निमोनिया के लक्षण दिखाई दे तो इसकी पुष्टि यानी डायग्नोसिस कैसे होती है। तो निमोनिया की सही पहचान के लिए डॉक्टर कई तरीकों से जांच करते हैं ताकि ये तय किया जा सके कि ये बीमारी है भी या नहीं, और अगर है तो किस कारण से है। सबसे पहले होती है शारीरिक जांच यानी फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर मरीज की सांस लेने की गति देखते हैं, छाती सुनते हैं। अगर फेफड़ों में क्रैकलिंग यानी कि चटकने जैसी आवाज़, व्हीजिंग या असामान्य ध्वनि आती है तो ये निमोनिया की ओर इशारा कर सकती है। इसके बाद होती है छाती का एक्सरे यानी चेस्ट एक्सरे। यह सबसे अहम जांच है जिससे फेफड़ों में इन्फेक्शन, सूजन या तरल पदार्थ की मौजूदगी का पता चलता है। एक्सरे से ये भी पता चलता है कि निमोनिया एक फेफड़े में है या दोनों में। तीसरी जांच है ब्लड टेस्ट। खून की जांच से पता चलता है कि शरीर में इन्फेक्शन का स्तर कितना है, जैसे कि WBC बड़ा होना। यह इन्फेक्शन की पहचान के लिए एक सामान्य संकेत होता है। और चौथी जांच है बलगम की जांच यानी कि स्प्यूटम टेस्ट। अगर मरीज को खांसी के साथ बलगम आता है तो डॉक्टर उस बलगम का सैंपल लेकर लैब में भेजते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि निमोनिया किस बैक्टीरिया या वायरस के कारण हुआ है। और दोस्तों पांचवी जांच होती है ऑक्सीजन लेवल की जांच। फेफड़ों की हालत कितनी गंभीर है इसका अंदाज़ा मरीज की ब्लड में ऑक्सीजन के स्तर से लगाया जाता है। इसके लिए उंगली पर एक छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। और कुछ मामलों में अगर लक्षण गंभीर हो या एक्सरे से स्पष्ट न हो तो डॉक्टर सिटी स्कैन या ब्रोंकोस्कोपी जैसी एडवांस जांच भी करवा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ विशेष परिस्थितियों में की जाती है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि निमोनिया का इलाज तब ही सही ढंग से हो सकता है जब उसका सही कारण और स्तर पता चल जाए, और इसके लिए जांच करवाना अनिवार्य है। खुद से अंदाज़ा लगाकर दवा लेना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों अब सवाल यही उठता है कि अगर किसी को निमोनिया हो जाए तो इसका इलाज कैसे किया जाता है। क्या घर पर ही ठीक हो सकता है या अस्पताल जाना जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि निमोनिया का इलाज उसके कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है। यानी कि अगर बीमारी वायरस से हुई है तो इलाज अलग होगा, अगर बैक्टीरिया से तो तरीका अलग। सबसे पहले बात करें बैक्टीरियल निमोनिया की, तो इसमें इलाज का मुख्य आधार होता है एंटीबायोटिक दवाएं। डॉक्टर मरीज की उम्र, सेहत और लक्षणों को देखकर सही एंटीबायोटिक चुनते हैं। दवा की खुराक यानी कि डोज और समय का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर मरीज को तेज़ बुखार, बहुत ज़्यादा खांसी या ऑक्सीजन की कमी है तो कई बार इंजेक्शन से एंटीबायोटिक यानी कि IV एंटीबायोटिक्स देने के लिए अस्पताल में भर्ती भी किया जाता है। अब दोस्तों बात करें वायरल निमोनिया की, तो इसमें वायरस को खत्म करने वाली दवाएं दी जाती है जिन्हें एंटीवायरल कहते हैं, लेकिन हर वायरल केस में दवा नहीं दी जाती। कुछ मामलों में शरीर खुद ही ठीक हो जाता है। ऐसे में सबसे ज़रूरी होता है पूरा आराम, भरपूर पानी पीना, भाप लेना और पोषण से भरपूर खाना लेना। उसके बाद बात करें फंगल निमोनिया की, तो ये कुछ कमज़ोर रोगियों में होता है और इसका इलाज होता है एंटी फंगल दवाओं से। लेकिन ध्यान रखें ये दवाएं बहुत शक्तिशाली होती है और इन्हें बिना डॉक्टर की निगरानी में लेना खतरनाक हो सकता है। और उसके बाद बात करें एस्पिरेशन निमोनिया की, तो इसमें फेफड़ों में उल्टी, खाना या थूक चला जाता है और इन्फेक्शन फैल जाता है। ऐसे मामलों में मरीज को निगरानी में रखा जाता है और दवाएं बैक्टीरिया के हिसाब से दी जाती है। दोस्तों हल्के मामलों में इलाज घर पर भी हो सकता है अगर मरीज में कोई खतरे का संकेत ना हो, जैसे कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं समय पर लें, पूरा आराम करें, पानी खूब पिए और शरीर को हाइड्रेट रखें, भाप लें यानी कि स्टीम इन्हेलेशन, गुनगुना पानी पिएं, ठंडी हवा, धूल, धुआं और स्मोकिंग से दूर रहें। अब बात की जाए कि अस्पताल जाना कब जरूरी है, तो अगर मरीज को तेज़ बुखार लगातार बना रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा हो जैसे 92% से कम, बार बार बेहोशी या भ्रम हो रहा हो तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। और अब सबसे अहम चेतावनी कि कभी भी निमोनिया की दवाएं जैसे एंटीबायोटिक या एंटीवायरल खुद से न लें। इंटरनेट या मेडिकल स्टोर की सलाह पर इलाज करना नुकसानदायक हो सकता है। पूरा इलाज सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए और पूरा कोर्स चाहे वो 5 दिन का हो या 7 दिन का बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, वरना बीमारी दोबारा लौट सकती है और भी ज़्यादा ताकतवर होकर। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या निमोनिया जानलेवा हो सकता है
और इसका जवाब है कि हाँ, हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर मामलों में अगर निमोनिया की समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिल जाए तो मरीज़ पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है, जैसे कि बुज़ुर्गों में, 65 साल से ऊपर वाले बुज़ुर्गों में, 5 साल से छोटे बच्चों में, पहले से गंभीर बीमारी जैसे डायबिटीज़, हृदय रोग, अस्थमा या सीओपीडी के मरीजों में, और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग जैसे कैंसर या एचआईवी से ग्रसित मरीज़। इन हाई रिस्क ग्रुप्स में अगर निमोनिया को समय रहते न पहचाना जाए या इलाज में देरी हो जाए तो यह गंभीर जटिलताओं यानी कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकता है, जैसे कि फेफड़ों में पानी भरना यानी कि प्लूरल एफ्यूजन, शरीर में इन्फेक्शन फैल जाना यानी कि सेप्सिस, और सांस लेने में पूरी तरह असमर्थता यानी कि रेस्पिरेटरी फेलियर। WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल लाखों लोग निमोनिया की वजह से अपनी जान गंवाते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा संख्या होती है छोटे बच्चों और बुजुर्गों की। लेकिन ये जानकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सजग रहने की ज़रूरत है। निमोनिया का इलाज है और अगर शुरुआती लक्षणों को पहचान लिया जाए और डॉक्टर से समय पर सलाह ली जाए तो ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। याद रखिए, इलाज से ज़्यादा ज़रूरी होता है सही वक्त पर इलाज लेना। दोस्तों, अब तक हमने निमोनिया के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है बचाव इलाज से बेहतर है, और निमोनिया के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है वैक्सीन लगवाएं। निमोनिया से बचाव का सबसे प्रभावशाली तरीका है वैक्सीनेशन। बच्चों के लिए PCV यानी कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और HIV वैक्सीन यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन। वयस्कों और बुजुर्गों के लिए PPSV23 और PCV13 जैसी वैक्सीन दी जा सकती है, विशेष रूप से 65 वर्ष से ऊपर वालों को या जिन्हें क्रॉनिक बीमारी हो। फ्लू वैक्सीन भी जरूरी है क्योंकि फ्लू से होने वाला निमोनिया आम है। इन वैक्सीन्स को डॉक्टर से सलाह लेकर लगवाना चाहिए। ये सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध होती है। दूसरा उपाय है स्वच्छता का पालन करें। बार बार हाथ धोना, नाक और मुंह को ढककर खांसी या छींके आना, भीड़ भाड़ में मास्क पहनना, ये छोटे छोटे कदम बड़ी बीमारी को दूर रख सकते हैं। तीसरा उपाय है धूम्रपान से बचें। सिगरेट या बीड़ी का धुआं फेफड़ों की प्राकृतिक सुरक्षा को कमज़ोर करता है, जिससे बैक्टीरिया आसानी से अंदर जा सकते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें निमोनिया का खतरा कई गुना ज़्यादा होता है। चौथा उपाय है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी मजबूत करें। अच्छा भोजन, पर्याप्त नींद, योग या हल्की एक्सरसाइज और तनाव को कम करना, ये सब मिलकर शरीर की लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग निमोनिया के आसान शिकार बनते हैं। और पांचवा उपाय, खास तौर पर हाई रिस्क लोगों की देखभाल करें। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार व्यक्ति, इनका खास ध्यान रखें। हल्की खांसी, बुखार या सांस की तकलीफ को भी हल्के में न लें। समय पर डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, अगर ये 5 आसान उपाय आप और आपके परिवार में अपनाए जाएं तो निमोनिया से बचाव न सिर्फ मुमकिन है बल्कि बहुत हद तक प्रभावशाली भी हो सकता है। याद रखिए, बीमारी से लड़ना बहादुरी है, लेकिन बीमारी को आने ही न देना बुद्धिमानी है। दोस्तों, अभी तक हमने निमोनिया के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में जाना, लेकिन एक और ज़रूरी पहलू है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है बच्चों में निमोनिया। क्या बच्चों में निमोनिया अलग होता है? इसका जवाब है हाँ, होता है, क्योंकि बच्चों का शरीर और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम वयस्कों की तुलना में अलग होती है, इसीलिए उनके लक्षण और प्रतिक्रिया भी अलग हो सकती है। सबसे पहले बात करें सांस की गति। बच्चों में सबसे पहला संकेत होता है तेज़ सांसें चलना, बिना दौड़े या खेले। अगर बच्चा बहुत जल्दी सांस ले रहा है तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है। दूसरी चीज़, दूध या खाने पीने से मना करना। शिशु या छोटा बच्चा अगर अचानक दूध पीना बंद कर दे, खाने से मना करे या स्तनपान करते समय लगातार रुकावट आने लगे तो माता पिता को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। तीसरा लक्षण, छाती का धड़कना या अंदर धंसना। अगर सांस लेते समय बच्चे की छाती बीच से अंदर की ओर खींच रही है तो ये सीरियस लक्षण है। ये तब होता है जब फेफड़े पूरी ताकत से हवा नहीं खींच पा रहे होते। चौथा लक्षण, बुखार और सुस्ती। बच्चों में तेज़ बुखार के साथ थकान, नींद ज़्यादा आना या खेल में रुचि कम हो जाना, ये सब भी निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। और पांचवा लक्षण, होठ या उंगलियों का नीला पड़ना। अगर बच्चे के होठ, नाखून या उंगलियां नीली दिखे तो इसका मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। दोस्तों, WHO के अनुसार निमोनिया बच्चों में मृत्यु का सबसे बड़ा संक्रामक कारण है, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। लेकिन समय पर इलाज, सही देखभाल और वैक्सीन के जरिए इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। माता पिता के लिए सबसे जरूरी है बच्चों के व्यवहार में छोटे बदलावों को भी नज़रअंदाज न करें।
हल्का बुखार, खांसी या सुस्ती भी कभी कभी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह में देरी न करें। दोस्तों, अब तक हमने निमोनिया की पहचान, इलाज और बचाव के बारे में विस्तार से जाना, लेकिन एक और ज़रूरी बात है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है इससे जुड़ी गलत धारणाएं यानी कि मिथक। हमारे समाज में कई बार बीमारी को लेकर कुछ ऐसी बातें फैली होती है जो सुनने में सही लगती है लेकिन असलियत से कोसों दूर होती है। तो आइए जानते हैं निमोनिया से जुड़े कुछ आम मिथक और उनसे जुड़ी सच्चाई। सबसे पहला मिथक ये है कि सिर्फ ठंडी हवा लगने से निमोनिया होता है, जबकि सच्चाई ये है कि नहीं, ठंडी हवा एक ट्रिगर हो सकती है लेकिन निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से होता है। इसके लिए मुख्य कारण इन्फेक्शन है, मौसम नहीं। दूसरा मिथक ये है कि घर में रहकर बिना दवा के निमोनिया अपने आप ठीक हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि कुछ हल्के केस में शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति मदद करती है, लेकिन अधिकतर मामलों में डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवा लेना अनिवार्य होता है। इलाज में देरी जानलेवा हो सकती है। तीसरा मिथक ये है कि अगर बुखार नहीं है तो निमोनिया नहीं हो सकता, जबकि सच्चाई ये है कि हर निमोनिया केस में बुखार जरूरी नहीं होता। बुजुर्गों में निमोनिया बिना बुखार के भी हो सकता है, जैसे कि सांस फूलना, थकावट या भ्रम यानी कि कन्फ्यूज़न होना। और दोस्तों, चौथा मिथक ये है कि एक बार निमोनिया हो गया तो दोबारा नहीं होगा, जबकि सच्चाई ये है कि नहीं, निमोनिया दोबारा भी हो सकता है, खासकर अगर मरीज़ की इम्यूनिटी कमज़ोर है या जोखिम वाले ग्रुप में आता है तो हो सकता है। बचाव हमेशा ज़रूरी है। और दोस्तों, पांचवा मिथक ये है कि सिर्फ बच्चे ही निमोनिया से प्रभावित होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बिल्कुल नहीं। बच्चे जरूर ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, लेकिन वयस्क, बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति भी बराबर जोखिम में होते हैं। दोस्तों, याद रखिए, इंटरनेट, पड़ोस या पुराने ज़माने की सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि डॉक्टर की सलाह और प्रमाणित जानकारी से ही सच्ची सेहत की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपने अब तक जाना कि निमोनिया क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इलाज क्या है और इससे बचने के उपाय क्या है। अब सवाल ये है कि आप इस जानकारी का क्या करेंगे, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे सही जगह तक पहुंचाया ना जाए। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगी हो तो इसे सिर्फ देखकर आगे न बढ़ जाएं, इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या कोई बार बार खांसी बुखार से जूझ रहा है। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। जी हाँ, इतना असरदार हो सकता है एक छोटा सा कदम। और अगर आप ऐसी ही और स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, तो हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। ध्यान रखिए, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर जानकारी समय पर मिल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।